दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें ये तो पता चल रहा है कि हमारी ज़िंदगी बहुत इजी हो गई है। फ़ैन आ गया, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। लेकिन इस बात को लेकर भी बहुत सारे इशू बने हैं। ये इशू ये है कि हमारे शरीर की बनावट ऐसी बनाई गई है कि जो नेचर से रिलेटेड है। हम ऑक्सीजन भी वहीं से लेते हैं, हम खाना भी उसमें उगाया हुआ खाते हैं, मशीनें उगा कर नहीं देती हमें। और ये जो बॉडी को मिलने वाले जो तत्व है वो नेचर से आते हैं, मशीनों से नहीं। तो इसलिए आदमी की शरीर की बनावट निसर्ग के या नेचर के साथ रहने के कारण आदमी जब मशीनों से घिरा जाता है तब वो मशीनें हमारे शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर प्रेशर भी डालती है। ऐसा हमें माइंड बनाती है कि हम चिड़चिड़ हो जाते हैं। और फिर एक डॉक्टर की बात आती है, जो डॉक्टर मनोवैज्ञानिक होते हैं और वो ऐसी ऐसी थ्योरी बताते हैं जो थ्योरी नेचर से रिलेटेड है ना। हम कितनी भी विज्ञान को आगे बढ़ा ले, कितना भी हम आगे चले, मशीनों को साथ लेकर चले, एक बात तय है कि नेचर के साथ तब जब तक जुड़े रहेंगे तब तक हम जिंदा हैं। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसे स्थल पर जाके आया हूँ जिस स्थल को मैं आज पूरे एक्सप्लेनली समझा रहा हूँ। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका नज़रिया आदिवासियों के बारे में बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक पे। महाराष्ट्र में ऐसा स्थल है जहाँ पे पारंपरिक पूजा पद्धति, पारंपरिक 10,000 साल पहले का इतिहास यहाँ पे बताया जाता है। आप कहेंगे लोगों को क्यों नहीं पता चला? यहाँ के मूल निवासी गोंड लोगों को इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी है, वो वहाँ पे जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ का मीडिया जो है, यहाँ के जो लोग हैं खुद को पुरातात्विक संशोधनकार कहते हैं, उनकी हिम्मत आज तक यहाँ पे नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पे एविडेंस के साथ आपको सब कुछ मिलता है। और आपने कभी देखा है इस स्थल के बारे में? कोई चैप्टर आपकी किताब में आया है? कभी न्यूज़पेपर में इसका आर्टिकल आया? नहीं देखा है। तो इसलिए आज के इस स्थल के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा। वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको यहाँ के सभी कानून, नियम, एविडेंस सभी को आपको पता चलेंगे। दोस्तों देखिए, जंगूबाई की एक छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि, और जंगूबाई की स्टोरी ये मैं किताबों से नहीं बता रहा हूँ, तो मैंने उन स्त्रियों से पाटे सुने, जो कि थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ। दोस्तों ये पाटे, जब मैं उस एरिया में गया, कुछ प्रोग्राम था, मुझे बुलाया गया था, तो उन स्त्रियों को मैंने यहाँ पे पाटे गवाने के लिए कहा और विनंती की। उन लोगों ने थोड़े थोड़े पाटे यहाँ पे गाए हैं। यही पाटे का सिलसिला मैं उनके और दूसरे एरिया में भी देखा, जो ये पाटे बिल्कुल सेम थे। इसमें जंगूबाई का पूरा वर्णन था कि जंगूबाई का जन्म कैसे हुआ, वो यहाँ से कैसे आए, फिर कोटा परंदुली में कैसे आए, उन्होंने क्या बिजनेस प्लानिंग की, कोयतुरों को ऐसा क्या किया जो जंगूबाई 10,000 साल से भी जंगूबाई की पूरी रीति परंपरा वैसे के वैसे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक स्थल है वहाँ पे परंदुली कोट में, जो पूरे पहाड़ियों से घिरा होकर भी वो एरिया पवित्र स्थल माना जाता है। और आज तक
वहाँ पे ऐसे कोई लोग नहीं पहुँचे जो लोग वहाँ पे विभत्सता फैलाते हो, इसलिए वो पवित्र स्थल है। हर साल पौष महीने में उसकी जत्रा होती है। जत्रा यानी आप अगर कुछ खरीदने जा रहे हो तो रुक जाओ, वहाँ पे वैसी जत्रा नहीं होती, अपने सगे संबंधियों की जत्रा होती है। और इस जत्रा को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए वहाँ पे कुछ रूल और नियम है। मेरे ख्याल से ये सभी रूल नियम सभी गोंडियन क्षेत्रों में लागू होने चाहिए। पहला नियम है, आपको धोती पहन के जाना है। अभी ऐसा नहीं है कि आप धोती क्यों, क्योंकि देखिए गोंडवाना का सामाजिक रंग येलो है, लेकिन धार्मिक रंग यह सफ़ेद है, जो भूमिका का कलर माना जाता है और जो आपके सप्तरंगी झंडे में आपको दिखाया जाता है सल्ला शक्ति के इर्द गिर्द, वो सफ़ेद रंग यह धार्मिक कलर माना जाता है। इसलिए हमारे जो दादा नाना पोती जो भी थे, जो धोती पहनते थे, सफ़ेद रंग की धोती और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कुर्ता पहनते थे। उसका एक नियम है कि आप वहाँ पे चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। घर से निकले हो तो घर में ही वो चप्पल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको सफ़ेद वस्त्र पहन के वहाँ पे रहना है। वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे आपको ज़्यादा पानी चाहिए, आपको खाना पकाना है तो पानी की व्यवस्था भी आपको करनी है, या उनका मंडल एक टैंकर का इंतज़ाम कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे जब ये यात्रा होती है बहुत कम पानी उस एरिया में होता है, क्योंकि पहले ही वो बहुत बड़ी पहाड़ी पर है। दूसरी बात, अगर आप जाते हो बहुत जल्दी में हो, जाके सट आपको आना है तो प्लीज़ मत जाइए, आपको कुछ भी वहाँ का समझने वाला नहीं है। उनकी जाने से, उस कार्यकारिणी के मिलने के बाद, खाना पका के वहाँ पे रहने के बाद दूसरे दिन अगर आपको निकलना है तो उसका निरोप लेने के बाद, ये जो भी सभी बातें हैं अलग अलग बातें हैं, इसको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। आपको वहाँ पे खाना बनाना है तो आपको कोई भी मसाला पदार्थ जो भी बनाना है, आपको मिर्च पाउडर बनाना है तो वो भी सभी प्राकृतिक तरीके से आपको कूट के बनाना है। चावल भी बनाना है तो धान के कूट के उसके चावल जो निकलते हैं वो उसका ही भात बनाना है। और तेल जो आप यूज़ करते हैं वो घाने का ही यूज़ करना है। आपको नैवेद्य दिखाना है तो नैवेद्य के जो वड़े बनाते हैं मूंग दाल, वो भी आपको पीस कर उसके वड़े बनाने हैं। यानी ऐसा कोई भी जो यूज़ है वो केमिकल का और पैकेट का नहीं होना चाहिए। खुद बनाओ, खुद खाओ और वहाँ पे खुद ही रहो आश्रय स्थल में। वहाँ पे जंगोदाई की नज़दीक में गुफा है। आपको एक और मैं बता दूं, कली कंकाली का पेंटाना वहाँ पे नज़र आया है, उस पर एक चित्र है, जो सिंबल है, वो सिंबल वहाँ पे भली भांति यूज़ होता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका अर्थ पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो चांद और सूरज की बात करते हैं। एक्चुअली उस एरिया को अगर आप बारीकी से देखें तो वो एरिया गोल आएगा सूरज जैसा, और जंगोदाई की गुफा है जो पीछे पहाड़ों की चट्टानी है वो चंद्र जैसा आकार आएगा। तो ये मैंने अपना खुद का लॉजिक लगाया यहाँ पे कि ये चांद और सूरज का ऐसा, तो वो स्थल भी उसी आकार का है चांद सूरज जैसे। और तेलंगाना में अगर हम पूछा जाए, जब से चांद सूरज है तब से कोयतुर आदमी है, यह लोग वो कहते हैं, और इसका बहुत बड़ा अर्थ भी हमें नज़र आता है। वहाँ के गोंडियन स्त्रियाँ यहाँ पे उसी चिन्ह को गुदवाते भी है। ये श्रृंगारिक एक रूप भी है। और इस चिन्ह को मैंने, जैसे कि आपको खैरो माई के यहाँ गया था पाटन, वहाँ पे भी ध्वज पे यही चिन्ह हमें नज़र आया। तो जंगूबाई की कुछ कार्य बता दो आपको। मैंने 2-3 वीडियो में बताया कि उनकी कार्यकारिणी है। 10,000 साल पहले ये काम कैसे चलेगा, इसके लिए कुछ लोग उन्होंने लगाए, और वो लोग ये थे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनके पूर्वज यानी उनके वंशज, वो आज भी यह कार्यकारिणी चला रहे। इस कार्यकारिणी का गठन दूसरे किसी आदमी ने नहीं किया है, वो ही लोग परंपरा के साथ चलाते आ रहे हैं। और 1 महीना यात्रा के लिए वो टाइम निकालते हैं और पूरी कार्यकारिणी वहाँ पे हाजिर होती है। दोस्तों देखिए, जंगूबाई के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें से एक जानकारी रह गई थी, ये थी कि ये जंगूबाई, उन्होंने तो विद्रोह किया समाज के विरुद्ध की, समाज में कुछ नई बातें, नए नियम लागू हो, लेकिन उसके पहले भी कोयतुर आदमी को अपना पेट भरना भी ज़रूरी था। इसलिए जंगूबाई का एक बिजनेस प्लान भी हमें नज़र आया वहाँ पे उनसे बात करते हुए। बिजनेस प्लान ये था कि देखिए उस काल में पैसा नहीं था, देखिए पैसा नहीं था। अगर आपके पास धन दौलत है ऐसा कोई बोलता है तो इसका मतलब था आपके पास गाय भैंस और ये पशुधन है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, इसलिए आपको धन दौलत शब्द दिया गया। धन यानी आपका पशुधन, इसको यूज़ किया गया। और पहले यही होता था कि पशुधन जिसके पास ज़्यादा है वो वहाँ का पाटिल और अन्य कहीं बड़ा आदमी कहा जाता था। तो ये जो धन है, ज़मीन तो सबके पास थी, ये जो धन है उस धन का एक बिजनेस प्लान हमें नज़र आया। जंगूबाई ने एक पद्धति बनाई। एक गाय, किसी ने जंगूबाई के एरिया में कुछ गाय चल रही है, तो एक आदमी के पास कुछ भी पशुधन नहीं है तो वो एक गाय ले जाएगा वहाँ से, 1 साल 2 साल उसको रखेगा, रखने के बाद वो धन से उसका और धन बढ़ेगा,
और गाय बनेगी उसके घर में, तो एक गाय वो जंगोदाई के पास छोड़ देगा। जंगोदाई ने उनको बिजनेस प्लान के तहत वो गाय ले जाने का आदेश भी दिया है और वैसे ही समाज के लिए लौटाने का आदेश दिया है। उसके बाद जिसके पास गाय भैंस नहीं है वो ले जाएगा, अपना धन बढ़ाएगा और फिर जंगोदाई को ईमानदारी से एक गाय वापस करेगा और जंगोदाई का भी धन बढ़ेगा और उस आदमी का घर में भी धन बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा कि दूध दही का जो व्यापार है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और उस एरिया में उस काल में दूध दही का व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में तेलंगाना में एक गांव है सारक का समा नाम का, जंगोदाई एरिया से वहाँ पे दूध दही डेली जाता था उस बाजार पेठ में और वहाँ पे बेचा जाता था और बहुत बड़ी रकम भी लोगों को मिलती थी। यानी जंगोदाई ने उस काल में भी लोगों को रोजगार देने का काम किया था। दूसरी बात यह है दोस्तों, जंगोदाई का जो एरिया बताया जाता है वो 44 गाँव का एरिया बताया जाता है। अभी आप देखिए 44 गाँव का एरिया, ऐसे कैसे? तो देखिए पाटाओं में भी नज़र आता है और 44 गाँव की लिस्ट भी उन लोगों के पास है। 44 गाँव, 40 ठीक है, आप 125 कैसे? तो देखिए तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर में एक गाँव आता है जो 75% वो तेलंगाना में है और 25% वो महाराष्ट्र में, इसलिए 44 गाँव का पाटा भी वहाँ पे गाया। जिनकी एक कार्यकारिणी है 8 लोगों का अष्टमंडल जो बनाया है जंगोदाई ने। वो अष्टमंडल के बारे में एक जानकारी बहुत दिलचस्प लगी कि सबसे छोटा भाई है जो मंडाड़ी, मैंने उसका कार्य बताया कि देव काठी लाता है वो बड़ा देव की काठी, वो बड़ा देव की काठी लाने का उसने कार्य किया। इसलिए वो सभी जो 7 भाई है वो छोटे भाई की तरफ से कुछ भी लेते नहीं है। मैंने उनसे डिटेल में पूछा तो वो बता रहे थे कि जो मंडाड़ी है हमारा भाई जो देव काठी ला के देता है, उनके घर से कुछ भी लाना उनके लिए ज़रूरी नहीं। अगर वो चाहे उनकी शादी है तो अपने छोटे भाई को बहुत कपड़े सब कुछ चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके घर से कुछ भी नहीं ला सकते। जी हाँ दोस्तों, अपने भाई को देना है लेकिन उसके घर से खाना नहीं है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया है। ये आज भी चल रहा है मंडाड़ी लोगों को, ये कार्य करने वाले लोग आज भी बहुत छोटा भाई करके पूछते हैं। पहला निवाला, घर में खाना हो तो पहला निवाला वो छोटा भाई खाएगा, उसके बाद ही बाकी 7 लोग खाते हैं। जो बातें हैं ना वो सच में हुई थी यहाँ पे, क्योंकि पाटों में तो है लेकिन ऐसे गांव भी हैं। जंगोदाई जिस गांव में ज़्यादा बहुत येरमी यानी भैंस होती है, तो ज़्यादा भैंस पालन कहाँ पे होता था, तो एक येरमी ईसापुर गांव है। आप नहीं देखे तो प्लीज़ ज्योति के नज़दीक वो गांव है, आप जाके आइए। पाटों में उस गांव का नाम है येरमी ईसापुर और वो आज भी गांव है और उस गांव के पूर्वज आज भी इसके बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे कोयापुने में ये बताया गया है कि सगे संबंधी के साथ कैसे रहना है, सगे संबंधी को लेकर चलना है। और जंगोदाई का यह जत्रा का स्थल जो है वो गोंदोला को प्रेरित करता है। सभी सगे संबंधी मिलके एक बाजा लेके बहुत सारा सामान लेके आते हैं। 2 या 3 या 4 दिन या 15 दिन वहाँ पे उनका रहना होता है। रात में विदाउट कुछ किए नैसर्गिक साधन संपत्ति को साथ में लेकर वो खाना खाते हैं, सगे संबंधी से मिलते हैं। बड़ी बात, वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है, तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते और मोबाइल से आपको उस दिन जितने दिन आप वहाँ रहेंगे उतने दिन आपको छुटकारा मिलेगा और नेचर को देखने का एक अलग सौभाग्य प्राप्त होगा। वो नहीं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम ग्रंथ जब पढ़ते हैं तब चमत्कार पे चमत्कार दिखते हैं, उसने ये उठाया, उसने वो उठाया, यहाँ से वो जन्मा। देखिए मेरे वीडियो में आपको चमत्कार इसके लिए नहीं मिलेगा क्योंकि आने वाली जनरेशन को अगर आप चमत्कार बताओगे तो आप पे हंसेगी, क्योंकि आने वाली जनरेशन बिल्कुल यहाँ पे कैसे प्रैक्टिकली होने वाली है और इस प्रैक्टिकल जनरेशन को हमें समझना है। और उनके पास ये जंगोदाई हो गई, कुपारलिंगो, इनके पास कोई चमत्कार नहीं था। ये लोग अपने आम लोग थे, लेकिन इन्होंने जो मैसेज दिया वो बहुत बड़ा दिया। तो इसलिए समझना चाहिए सभी को कि यहाँ पे कोई भी चमत्कार नहीं है। और दोस्तों ये पवित्रता ऐसी ही टिकी रहे, बनी रहे, इसलिए आदिवासी आदमी हमेशा इन लोगों से दूर रहता आया है, अपनी पवित्रता को संभालते आया है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि इसकी पवित्रता को समझे, इसके रूल को ना तोड़े, जैसे है वैसे चलने दे। और मैं भी अगले साल पूरे तामझाम के साथ पूरे परिवार के साथ जाने वाला हूँ। वहाँ पे जाके 3-4 दिन बिता के जो एक्सपीरियंस आएगा वो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन एक ध्यान में रखिए कि आदिवासियों का कल्चर अगर मिटाने वाले कोई है तो वो बाहर के लोग हैं जिन्होंने इस पवित्र स्थल को बहुत सारे पवित्र स्थल को मिट्टी में मिला दिया है। तो सभी को एक निवेदन है कि कचारगढ़ के बारे में भी यही रूल सब भी फॉलो करें, ऐसा मुझे लगता है। कचारगढ़ के बारे में एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं बनाऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।